झारखंड की नदियों की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प सारणियां हैं जो राज्य की उत्तर की ओर बहने वाली नदियों का ब्यौरा देती हैं। आज हम इन उत्तरवर्ती नदियों की कहानी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, उत्तरवर्ती मतलब वो नदियाँ जो छोटा नागपर के पठार से निकलकर उत्तर की तरफ गंगा के मैदानों की ओर जाती हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये पूरा सिस्टम, ये जो नदियों का जाल है, ये मिलकर झारखंड और बिहार के भूगोल को कैसे एक शक्ल देता है। तो चलिए इसी भाव के साथ चलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी नदी जिसका जिक्र है वो है सोन नदी। पर कमाल की बात तो ये है कि ये तो झारखंड में इसका उद्गम यहाँ है ही नहीं। सही कहा। ये तो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो फिर ये झारखंड के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सोन की अहमियत उसके उद्गम में नहीं, उसके रास्ते में है। अच्छा। ये झारखंड के लिए एक तरह से एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। सीमा। हाँ, ये पलामू और गढ़वा के उत्तर पश्चिमी कोने को बस छूती भी निकल जाती है, एक बाउंड्री लाइन की तरह। और इसकी लंबाई भी काफी है, 784 किलोमीटर। जी, और ये अंत में पटना के पास गंगा में मिल जाती है। तो एक तरह से ये झारखंड को देश के मेन रिवर सिस्टम से जोड़ने वाला एक सुपर हाईवे है। सुपर हाईवे, ये सही कहा। और इसका अपवाह क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। ये बहुत बड़ा है। इसको ऐसे समझिए कि भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वो लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर का है। अच्छा। तो सोन नदी का कैचमेंट एरिया लगभग त्रिपुरा जितना बड़ा है। वाह, मतलब इतने बड़े इलाके का पानी ये एक नदी समेट कर ले जाती है। बिल्कुल। और इसके पुराने नाम भी दिए गए हैं, सोनभद्र और हिरण्यवाह। हिरण्यवाह का मतलब क्या हुआ? हिरण्यवाह मतलब सोना ले जाने वाली। सोना? क्या सच में इसमें सोना मिलता था? देखिए, व्यावसायिक तौर पर सोना मिले ये तो मुश्किल है, लेकिन ये नाम यूं ही नहीं पड़ा होगा। छोटा नागपुर का पठार तो खनिजों का भंडार है। हो सकता है कि नदी की रेत में सोने के कण या फिर पायराइट जैसे चमकीले खनिज मिलते हों, जिससे पानी या रेत सुनहरी दिखती हो। हाँ बिल्कुल। तो ये नाम उस क्षेत्र की, आप कह सकते हैं, भूवैज्ञानिक समृद्धि का एक काव्यात्मक सबूत है। सही बात है। तो सोन नदी तो हो गई एक बाहरी धमनी। हाँ। लेकिन उन नदियों का क्या जो पठार के अंदर से निकलकर गंगा की ओर जाती हैं? हाँ, जैसे कि पुनपुन नदी। पुनपुन। ये पूरी तरह से एक स्थानीय नदी है, पलामू के पठानी इलाके से निकलती है और लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय करती है। जी, और बिहार में फुतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं, दारदा और मोरहर। तो पुनपुन इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे झारखंड का पानी बिहार के मैदानों के लिए एक जीवन रेखा बनता है। बिल्कुल। औरंगाबाद, गया, पटना, इन सभी इलाकों के लिए। इसके भी उपनाम हैं, कीकट और बमागथी। ये नाम इसके ऐतिहासिक जुड़ाव को दिखाते हैं। हाँ। लेकिन अगली नदी सकरी, इसकी कहानी तो कुछ और ही है। हाँ। स्रोत कहते हैं कि यह मार्ग बदलने हेतु कुख्यात, ये शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब बदनाम है एक तरह से। हाँ, जैसे हम कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत रास्ता बदलती है। सकरी उस पैमाने पर विनाशकारी तो नहीं है, लेकिन उसकी एक चंचल प्रकृति। इसका मतलब है कि वहां के लोगों को हमेशा एक अनिश्चितता में जीना पड़ता होगा कि आज खेत है तो कल शायद नदी की धारा हो। बिल्कुल। लेकिन इसका एक फायदा भी है। वो क्या? हर बार जब नदी रास्ता बदलती है तो वो अपने पीछे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी छोड़ जाती है। अच्छा, तो ये वरदान भी है और अभिशाप भी। हाँ, एक दोधारी तलवार। और सकरी की एक और खासियत है, ये सीधे गंगा में नहीं मिलती। तो फिर कहाँ जाती है? ये गंगा के ताल क्षेत्र में विलीन हो जाती है। ताल क्षेत्र, ये क्या होता है? ताल मतलब गंगा के किनारे के वो निचले इलाके जो मानसून में एक विशाल झील बन जाते हैं। अच्छा। तो सकरी नदी अपना पानी सीधे गंगा की मुख्य धारा में नहीं, बल्कि इस पूरे वेटलैंड इकोसिस्टम को देती है। वाव, मतलब ये हजारों जलीय जीवों और पक्षियों के लिए एक नर्सरी की तरह काम करती होगी। बिल्कुल सही। और इसका एक ऐतिहासिक नाम भी है। रामायण में इसे सुमागधी कहा गया है। सुमागधी। सोचिए इस नदी की कहानी कितनी पुरानी है। हजारों साल। तो ये नदियां तो सीधे गंगा सिस्टम में मिल रही हैं, पर एक नदी का जिक्र बार बार एक पूरी प्रणाली की तरह हुआ है। आप उत्तरी कोयल की बात कर रहे हैं? हाँ, उत्तरी कोयल। इसे सोन की सहायक नदी तो बताया है, पर ऐसा लगता है इसकी अपनी अलग ही दुनिया है। आपका कहना एकदम सही है। उत्तरी कोयल को सिर्फ एक सहायक नदी कहना उसकी अहमियत को कम करना होगा। तो ये क्या है? ये अपने आप में एक पूरी नदी प्रणाली है, एक पूरा सिस्टम।
ये रांची पठार के एकदम बीच से पिस्का के पास से निकलती है। 260 किलोमीटर का सफर। हाँ, और ये गढ़वा, पलामू, लातेहार इन जिलों की तो जीवन रेखा है। अगर सोन सुपर हाईवे है तो उत्तरी कोयल उस पूरे इलाके का मेन रोड नेटवर्क है। और हर नेटवर्क की अपनी शाखाएं होती हैं। यहाँ बताया गया है कि इसकी 3 मुख्य सहायक नदियां हैं। औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। औरंगा, अमानत और बूढ़ा। हाँ, और ये तीनों मिलकर उत्तरी कोयल को ताकत देती है। औरंगा निकलती है लोहरदगा के किस्को से, अमानत निकलती है छतरा से। अच्छा। और इनकी भी अपनी सहायक नदियां हैं, जैसे अमानत की जिंजॉय, जमुनिया, खैरा। इन नामों में ही आपको वहां के स्थानीय संस्कृति की एक झलक मिलती है। सही बात है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये समाज का आईना है। बिल्कुल। और फिर आती है तीसरी सहायक नदी, बूढ़ा नदी। हाँ। ये नाम सुनकर तो मेरे दिमाग में कोई बहुत शांत, धीमी सी नदी की तस्वीर बनती है। आहा, हाँ, नाम तो ऐसा ही है। पर हमारे स्रोत कहते हैं कि झारखंड का सबसे ऊंचा झरना बूढ़ा घाघ जलप्रपात इसी नदी पर है, 143 मीटर ऊंचा। है ना कमाल का विरोधाभास। ये तो एकदम उल्टा है। यही तो प्रकृति का जादू है। देखिए, हो सकता है बूढ़ा नाम किसी स्थानीय कहानी से आया हो, लेकिन इसका भूगोल एकदम युवा और ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसा कैसे? छोटा नागपुर का पठार बहुत पुरानी कठोर चट्टानों से बना है। जब नदी इन कठोर चट्टानों के ऊपर से बहती हुई अचानक एक नरम चट्टान वाले ढलान पर आती है तो वो नरम चट्टान को तेजी से काट देती है। बिल्कुल। और इसी से इतने ऊंचे सीधे झरने बनते हैं। तो बूढ़ा नदी भले ही छोटी हो, लेकिन वो पठार की इस बनावट की वजह से एक विशाल जलप्रपात को जन्म देती है। मतलब आकार ही सब कुछ नहीं होता। सही बात है। अब तक हमने जिन नदियों की बात की, उनका महत्व पानी, बहाव या झरनों से था। पर कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिनकी पहचान पानी से ज्यादा आस्था से जुड़ी हैं, जैसे कि फल्गु नदी। निश्चित रूप से फल्गु नदी का उद्गम तो छोटा नागपुर पठार ही है, लेकिन इसकी सारी प्रसिद्धि बिहार के गया में है। गया पितृपक्ष के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जी, हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए ये एक पवित्र नदी है। पितृपक्ष में लाखों लोग यहाँ पिंडदान के लिए आते हैं। और इसकी मुख्य धारा को निरंजना भी कहते हैं, जिसके किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सही कहा आपने। स्त्रोतों में इसका एक बहुत ही रहस्यमय उपनाम दिया है, अंतः सलिला। अंतः सलिला, इसका क्या मतलब है? अंदर ही अंदर बहने वाली। ये फल्गु की सबसे अनोखी भौगोलिक पहचान है। आप सोचिए, आप गया में नदी के किनारे खड़े हैं और आपको सिर्फ रेत दिखाई दे रही है, पानी नहीं। पानी का कोई निशान नहीं। लेकिन अगर आप उस रेत में बस कुछ फीट का गड्ढा खोदें तो आपको साफ पानी मिल जाएगा। अरे वाह! नदी सतह के नीचे रेत की परतों के बीच से चुपचाप बह रही है। ये तो जादू जैसा है ना? और अंतः सलीला नाम इसी चमत्कार को दिखाता है। अद्भुत। और इसी तरह की एक और नदी है चानन, जिसका उपनाम है पंचानन। मुझे लगता है इसके नाम में इसका राज छिपा है। बिल्कुल छिपा है। पंचानन यानी 5 मुखों वाली या 5 धाराओं वाली। अच्छा, तो ये 5 छोटी नदियों से मिलकर बनती है। जी, पठारी इलाकों में ये बहुत आम है, जहाँ बारिश का पानी कई छोटी छोटी नालियों से बहकर एक जगह इकट्ठा होता है और एक बड़ी धारा को जन्म देता है। तो इसका नाम ही इसकी बनावट का परिचय दे रहा है। बिल्कुल। और ये आगे जाकर सकरी नदी में मिल जाती है। तो अगर हम इन सभी नदियों को एक साथ देखें, सोन को छोड़कर, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चानन, ये सभी छोटा नागपुर पठार या रांची पठार से ही निकल रही हैं। और यही आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा सार है कि ये पठार ही स्रोत है। हाँ, हम अक्सर झारखंड को उसके खनिजों के लिए, कोयले और लोहे के लिए जानते हैं। सही बात है। लेकिन ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि झारखंड एक विशाल वाटर टावर भी है। वाटर टावर, ये बहुत अच्छा शब्द है। ये पठार अपने ऊपर गिरने वाले सारे मॉनसून के पानी को जमा करता है और फिर इन नदियों के जरिए उसे उत्तर की ओर गंगा के मैदानों में भेजता है, जहां करोड़ों लोगों की खेती और उनका जीवन उस पानी पर निर्भर है। बिल्कुल। जब हम पलामू, चतरा या हजारीबाग की बात करते हैं तो हम असल में इन्हीं नदी घाटियों की बात कर रहे होते हैं। तो आज हमने समझा कि कैसे सोन नदी एक बाहरी धमनी है, कैसे उत्तरी कोयल और उसका परिवार, औरंगा, अमानत, बूढ़ा, राज्य के एक बड़े हिस्से का आंतरिक तंत्र बनाते हैं।
हमने ये भी देखा कि कैसे सखरी जैसी नदी अपनी चंचलता के लिए जानी जाती है, तो फल्गु अपनी अदृश्य धारा और गहरी आस्था के लिए। और कैसे चानन और बूढ़ा जैसी छोटी नदियां भी अपनी एक अनोखी पहचान रखती हैं। उधर हाँ, दामोदर। स्रोतों के मुताबिक ये छोटा नागपुर पठार के टोरी से निकलती है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इसके उद्गम से नहीं है। इसके कई नाम हैं और हर नाम एक अलग ही कहानी कहता है। बिल्कुल। एक तरफ इसे देव नदी यानी देवताओं की नदी कहा जाता है, देव नदी, जो इसकी पवित्रता और इसके सांस्कृतिक महत्व को दिखाता है। तो दूसरी तरफ इसका एक और नाम है बंगाल का शोक। एक ही नदी के लिए दो इतने अलग अलग नाम, ये अपने आप में कितना अजीब है। मतलब एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ तबाही, ऐसा क्यों? बंगाल का शोक इसे इसलिए कहते थे क्योंकि मॉनसून में इसमें इतनी विनाशकारी बाढ़ आती थी कि ये बंगाल के मैदानी इलाकों में सब कुछ तबाह कर देती थी। अच्छा। लेकिन समय के साथ इस पर बांध बनाए गए और आज वो बाढ़ उतनी बड़ी समस्या नहीं रही। पर अब दामोदर की कहानी में एक तीसरा आधुनिक अध्याय भी जुड़ गया है। और वो क्या है? वो है प्रदूषण का। स्रोत बताते हैं कि ये झारखंड की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ ये देव नदी है, आस्था का केंद्र, तो दूसरी तरफ बंगाल का शोक। और आज के दौर में ये उद्योगों की जीवन रेखा भी है। शायद जो नदी उद्योगों को जिंदा रखती है, उसे अक्सर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। मतलब इसके किनारे बसे कारखानों और खदानों ने इसे एक नई पहचान दे दी है। ये तो वाकई एक जटिल कहानी है। हाँ। स्रोत इसके भूगोल के बारे में भी कुछ बताते हैं क्या? हाँ, और वो भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, ये नदी रांची और हजारीबाग के पठारों की ठीक बीच से अपना रास्ता बनाती है। अच्छा। जिससे एक बहुत बड़ी घाटी जैसा इलाका बनता है। इसी को भूगोल की भाषा में नदी द्रोणी या रिवर बेसन कहते हैं। ओके। आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके के पानी का सिस्टम कंट्रोल करती है। और ये अकेले नहीं बहती, इसका एक कह सकते हैं पूरा परिवार है। परिवार। बराकर, बोकारो, कोनार जैसी बड़ी नदियां इसमें आकर मिलती हैं और सब मिलकर इसे झारखंड की सबसे लंबी और सबसे प्रभावशाली नदी बनाती हैं। दामोदर का ये दोहरा चरित्र वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे स्रोतों में किसी ऐसी नदी का भी जिक्र है जिसकी पहचान इतनी विरोधाभासी ना हो, बल्कि किसी एक खास अनोखी चीज के लिए हो? हाँ, बिल्कुल है। और उसकी कहानी किसी लोककथा से कम नहीं है। उस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा? हाँ, यानी सोने की रेखा। जैसा नाम है, क्या वैसा ही काम है इसका? बिल्कुल। स्रोतों में ये बात साफ साफ दर्ज है कि सदियों से इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते रहे हैं। सच में? हाँ, बहुत कम मात्रा में, लेकिन मिलते जरूर हैं। वाव। इसी वजह से इसका ये नाम पड़ा। ये रांची के पास नगड़ी गांव से निकलती है और इसकी एक और बहुत बड़ी खासियत है। वो क्या है? झारखंड की ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे दामोदर भी आगे जाकर किसी दूसरी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। हाँ। लेकिन स्वर्ण रेखा अपनी मंजिल खुद तय करती है। ये झारखंड की इकलौती ऐसी नदी है जो किसी की सहायक नदी नहीं बनती, बल्कि लगभग 470 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल है। मतलब ये अपनी पहचान समुंदर तक बनाए रखती और है। सिर्फ सोना या आजाद सफर ही नहीं, ये अपने रास्ते में कुदरत के कुछ सबसे खूबसूरत नज़ारे भी बनाती है। झारखंड का सबसे मशहूर झरना हुंडरू जलप्रपात। हाँ, हुंडरू फॉल्स। हाँ, और इसी स्वर्ण रेखा नदी पर बनकर है। और इतना ही नहीं, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी कुछ कम नहीं है। राड़ू नदी पर जोना जलप्रपात बनता है, जिसे गौतम धारा भी कहते हैं। अच्छा। और कांची नदी पर दशम जलप्रपात। तो ये एक पूरी नदी प्रणाली है जो सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि सौंदर्य भी बिखेरती चलती है। आपको नहीं लगता कि स्वर्ण रेखा नाम सिर्फ सोने की वजह से नहीं, बल्कि इसके इस सुनहरे नज़ारे की वजह से भी हो सकता है, जिसमें इतने सारे खूबसूरत झरने हों? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है इसका नाम सिर्फ भौतिक सोने के लिए नहीं, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए रखा गया हो। स्वर्ण रेखा की कहानी तो किसी लोक कथा जैसी लगती है, सोने और झरनों वाली। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिनके पानी में सोने से भी ज्यादा कीमती चीज बहती है, और वो है इतिहास। इतिहास? आप किस नदी की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं बराकर नदी की। ये दामोदर की ही एक प्रमुख सहायक नदी है जो हजारीबाग के पास से निकलती है। ओके। लेकिन इसका महत्व सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि इस नदी का जिक्र प्राचीन बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी मिलता है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, ये दिखाता है कि ये नदी हजारों सालों से इंसानी सभ्यता के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही है। सही। और इसके सबूत आज भी मौजूद हैं।
इसके किनारे पर गिरिडीह में एक बहुत पुराना जैन मंदिर है और मैथन बांध के पास प्रसिद्ध कल्याणेश्वरी मंदिर भी इसी के तट पर है। ये इस बात का सबूत है कि नदियां हमेशा से सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का केंद्र भी रही हैं। ये तो हुई धर्म और आस्था की बात। क्या किसी नदी का संबंध और भी पुरानी सभ्यताओं से मिला है? मिला है, और ये जानकारी शायद सबसे हैरान करने वाली है। स्रोतों में एक छोटी नदी का जिक्र है जिसका नाम है ताजना। ताजना? हाँ, और इसके बहाव के इलाके में, खासकर खूंटी जिले में, पुरातत्व विभाग को असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। असुर सभ्यता के अवशेष, ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। क्या स्रोतों में इस बारे में और भी कुछ बताया गया है? मतलब ये खोज हमें उस दौर के जीवन के बारे में क्या बताती है? स्रोत बताते हैं कि ये अवशेष, जैसे कि मिट्टी के बर्तन और लोहे के औजार, ये साबित करते हैं कि इस इलाके में हजारों साल पहले एक विकसित सभ्यता रहती थी, जो शायद लोहा गलाने की कला में माहिर थी। और उन्होंने रहने के लिए कहाँ चुना? ताजना नदी के किनारे। ये एक बार फिर उस बात को पुख्ता करता है कि नदियां ही सभ्यताओं का पालना होती है। जहां पानी वहीं जीवन, जहां जीवन वहीं इतिहास। कमाल है। कुछ नदियों की पहचान उनके विरोधाभास से है, कुछ की सोने से और कुछ की इतिहास से। क्या कुछ ऐसी नदियां भी हैं जिनकी अपनी कोई अलग ही पर्सनैलिटी हो, कोई खास गुण हो? बिल्कुल है। जैसे मयूराक्षी नदी को ही ले लीजिए। ये देवघर की त्रिकूट पहाड़ी से निकलती है। मयूराक्षी। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये झारखंड की इकलौती नदी है जिसमें नावें चल सकती हैं। अच्छा, ये नागम्य है। तो इसका मतलब इसका आर्थिक महत्व भी काफी होगा। बहुत ज्यादा। इसी वजह से इस पर दुमका में मसानजोर नाम का एक बड़ा बांध बनाया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बांध को बनाने में कनाडा ने सहयोग किया था, इसलिए इसे कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। ओहो। यह बांध उस पूरे इलाके में सिंचाई और बिजली के लिए बहुत अहम है। और कोई नदी जिसका अपना अलग ही अंदाज हो? एक है ब्राह्मणी नदी, दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलती है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह अपने उद्गम के ठीक बाद पहाड़ों को काटकर एक बहुत ही संकरी और गहरी खाई बनाती है। यह दिखाती है कि हर नदी का अपना एक चरित्र होता है। कोई शांत बहती है तो कोई पहाड़ों से लड़कर अपना रास्ता बनाती है। और दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियों में सबसे प्रमुख कौन सी है? वहां दक्षिणी कोयल का नाम आता है। यह भी रांची के नगड़ी से ही निकलती है, ठीक स्वर्ण रेखा के पास से, लेकिन इसका रास्ता बिल्कुल अलग है। ये 470 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके ओडिशा में शंख नदी से जा मिलती है। इसकी भी अपनी कई सहायक नदियां हैं, जैसे कारो और उसरी, जो मिलकर एक बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। हमने बड़ी और ऐतिहासिक नदियों की बात की, लेकिन झारखंड की पूरी कहानी इन कुछ नदियों में ही तो नहीं सिमटती। नहीं। स्रोतों में कुछ और छोटी पर महत्वपूर्ण नदियों का जिक्र है जो इस पूरे नेटवर्क को पूरा करती हैं। हाँ, और ये नदियां हमें दिखाती हैं कि झारखंड का नदी तंत्र अपने पड़ोसियों से कितना जुड़ा हुआ है। ये बॉर्डर की तरह है जो राज्यों को अलग नहीं करती बल्कि जोड़ती हैं। इसका कोई उदाहरण? जैसे अजय नदी, ये निकलती तो बिहार के मुंगेर से है। बिहार से? हाँ, लेकिन इसका पानी झारखंड के देवघर और दुमका जैसे इलाकों को सींचते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचता है, जहां ये भागीरथी नदी में मिल जाती है। इसी तरह गुमानी नदी है जो राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर सीधे गंगा में मिलती है। और एक और है बांसलोई नदी, जो गोड्डा के बांस पहाड़ से निकलकर अपना पानी गंगा तक पहुंचाती है। तो ये एक पूरा इंटरकनेक्टेड वेब है। कोई नदी दामोदर परिवार का हिस्सा है, कोई सीधे समुद्र में जाती है और कुछ गंगा के विशाल तंत्र में जाकर मिल जाती हैं। बिल्कुल, ये एक जटिल लेकिन खूबसूरत नेटवर्क है जो दिखाता है कि प्रकृति किसी राजनीतिक सीमा को नहीं मानती। तो आज हमने इन दस्तावेजों के जरिए झारखंड की नदियों के सफर को बहुत करीब से देखा। दामोदर के कई किरदारों से लेकर स्वर्ण रेखा के सुनहरे रहस्य तक, बराकर के पानी में बहते इतिहास से लेकर ताजना पे किनारे दफने पूरी सभ्यता तक। ये साफ है कि ये नदियां सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। ये झारखंड की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और इतिहास की धमनियां हैं। बिल्कुल। हर नदी की अपनी एक कहानी है, अपना एक चरित्र है और अपना एक महत्व है। और इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। इन स्रोतों ने हमें इन नदियों के भूगोल, उनकी लंबाई और उनके रास्ते के बारे में तो बता दिया। लेकिन उन अनगिनत इंसानी कहानियों और इतिहास का क्या, जो सदियों से इनके किनारों पर बहते रहे हैं? ताजना के किनारे मिली असुर सभ्यता की कहानी तो बस एक झलक है। सोचिए, दामोदर के तट पर बसे आज के उद्योगों से लेकर मयूराक्षी के किनारे नाव चलाने वाले मल्लाहों तक, इन नदियों ने अपने प्रवाह में क्या क्या देखा और संजोया होगा, शायद